तो चलिए अभी हम देखने की कोशिश करेंगे एक एग्जांपल IMR चार्ट का। हमने एक्स बार आर चार्ट देखा, हमने एक्स बार एस चार्ट देखा। अभी हम देखेंगे IMR चार्ट क्या होता है और कैसे प्लॉट किया जाता है। तो आपको अगर याद होगा कि जो बेसिक डेफिनेशन था, तो हमने देखा था कि जब कभी भी हमारा सैंपल साइज 10 से नीचे होगा तो वी विल गो फॉर एक्स बार आर चार्ट। जब कभी भी सैंपल साइज 10 या फिर 10 से ऊपर होगा तो वी विल गो फॉर द एक्स बार एस चार्ट। अभी ये IMR चार्ट हम कब प्लॉट करते हैं? तो देखिए, IMR चार्ट हम जनरली प्लॉट करते हैं जब कभी भी सैंपल, नेचर ऑफ प्रोसेस ऐसे नहीं होता कि जिसमें हम ज्यादा सैंपल ले पाते हैं। मतलब एक ही सैंपल हम ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है, ये केमिकल प्रोसेस हो रहा है जिसका पीएच हमको मॉनिटर करना है और रिएक्टर में कुछ केमिकल्स की बैच इंट्रोड्यूस की हुई है और उसमें प्रोसेस चल रहा है। तो एक ही बार जाके हम एक बैच का पीएच ले सकते हैं और मेजर कर सकते हैं, राइट। तो इसमें उसी बैच के हम अलग अलग सैंपल्स लेने का कोई मतलब नहीं होता। तो आपको अगर पता चल रहा है कि आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, तो हम एक बार जब जा रहे हैं तो एक ही सैंपल ला रहे हैं। अनलाइक द लास्ट टाइम जिसमें हम जा रहे हैं कि हम 7 बजे जा रहे थे, उस प्रोसेस से हम 5 सैंपल ला रहे थे या फिर 10 सैंपल ला रहे थे, फिर थोड़ी देर के बाद जा रहे थे हम 5 या फिर 10, वॉट एवर इज द एन नंबर डिपेंडिंग अपॉन दैट वी वर कलेक्टिंग द सैंपल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सिर्फ एक बार ही सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं और उसका रीडिंग हम लिख रहे हैं। सो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि पीएच हमको मॉनिटर कर रहे हैं हम एक रिएक्टर से, लेकिन अलग अलग बैच में जाके हम सैंपल ले रहे हैं। जैसे कि टिपिकली क्या होता है कि एक रिएक्टर होता है, प्रोबेबली 1 घंटे के लिए वो बैच प्रोसेस होता है, उसके बाद में वो रिएक्टर खाली होता है, दूसरा बैच उसमें डाला जाता है। फिर 1 घंटे के लिए वो प्रोसेस होता है, इवैक्यूएट होता है, फिर तीसरा बैच लिया जाता है। तो यहाँ पे जो हमने रीडिंग लिए हुए हैं वो 20 रीडिंग लिए हुए हैं, मतलब 20 बैच के रीडिंग लिए हुए हैं और हर एक बैच का कितना पीएच वैल्यू था वो हमने लिखने की कोशिश की हुई है। सो फर्स्ट बैच का जो हमने सैंपल लिया था उसका पीएच वैल्यू था 4, सेकंड का जो सैंपल लिया था उसका 8, एंड सो ऑन अप टू 20 बैचेस वी हैव टेकन द रीडिंग्स। सो आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है कि एक्स बार आर चार्ट या फिर एक्स बार एस चार्ट में और IMR चार्ट में क्या होता है। जो सैंपल हम लेते हैं वो IMR चार्ट में सिर्फ एक रहता है, अनलाइक एस चार्ट एंड आर चार्ट, राइट। तो यहाँ पे हमने सबसे जो फर्स्ट डेटा पॉइंट कलेक्ट किया है ये टेबुलर फॉर्मेट में हमने लिखने की कोशिश की, विच इज बेस्ड अपॉन द एज पर द बैचेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेरिंग वैल्यू ऑफ पीएच। तो IMR चार्ट हमको बोलता है सबसे पहले MR मतलब बेसिकली मूविंग रेंज, राइट। सो अभी हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हर एक जो रीडिंग हमने लिया हुआ है उसका मूविंग रेंज क्या है। तो थोड़ा सा ध्यान से इस टेबल को देखिए और हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस मूविंग रेंज कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो ये मेरा फर्स्ट रीडिंग है जिसका पीएच वैल्यू 4 है। मूविंग रेंज मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, अभी के लिए 0 लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा। सेकंड में जब रीडिंग लेता हूं तो उसका रीडिंग आया है पीएच वैल्यू 8। नाउ मूविंग रेंज इज बेसिकली अ डिफरेंस ऑफ दिस वैल्यू एज कंपेयर्ड विद द प्रीवियस रीडिंग, राइट। सो यहाँ पे वैल्यू है 8 और यहाँ पे वैल्यू है 4। सो इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब क्या, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन, मतलब ये ज्यादा है या कम है डजंट मैटर, इन दोनों में का डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे आ रहा है मूविंग एवरेज 4, करेक्ट। अभी आपको पता चलेगा यहाँ पे कुछ वैल्यू क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इससे पहले कुछ वैल्यू था ही नहीं, ये मेरा पहला सैंपल था। सो मैं किसके साथ ये कंपेयर करूं, इसका मूविंग रेंज क्या है। सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ मूविंग रेंज फॉर द फर्स्ट वैल्यू। आगे जाता हूं, मैं तीसरा सैंपल लेके आता हूं, उसका वैल्यू आया है 6, प्रीवियस वैल्यू था 8, तो मूविंग रेंज कितना हो गया, इन दोनों में का डिफरेंस दैट इज कमिंग आउट टू बी 2। नेक्स्ट वैल्यू आया मेरा 6, प्रीवियस वैल्यू था 6, इन दोनों में का डिफरेंस कितना है मेरा 0 है। सो मेरा मूविंग रेंज आ गया 0। अगेन 4, ये रिड्यूस हो गया, लेकिन व्हाट आई हैव सेड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज। सो एब्सोल्यूट डिफरेंस है 2, तो मेरा मूविंग रेंज आ गया 2। सो यहाँ पे हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग द मूविंग रेंज ऑफ
करंट वन विद द प्रीवियस वन. सो दैट्स व्हाई इट इज बेसिकली n इज इक्वल टू 2, क्योंकि दो रीडिंग्स में हम कैलकुलेट कर रहे हैं मूविंग एवरेज क्या है. तो हमारा जो स्मॉल n आता है वो आता है 2, राइट. सो दिस गोज ऑन टिल माय लास्ट रीडिंग. जैसे यहाँ पे है कि जो लास्ट वाला रीडिंग था उसका pH वैल्यू था 7, उससे पहले वाला जो 19th रीडिंग था उसका वैल्यू था 2. सो मूविंग रेंज कितना हो गया, तो मेरा हो गया 5. सो आई होप यू आर क्लियर कि मैंने यहाँ पे मूविंग रेंज कैसे कैलकुलेट किया है. मूविंग रेंज इज बेसिकली एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू with the previous value. Okay, and that is how we have calculated the moving range for each of the sample or each of the reading that we have taken. हॅलो सर, Yes, आता इथं -2 येते ना तिसऱ्यामध्ये. मी म्हटलं ना आता आपल्याला ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू काढायची. ऍब्सोल्यूट घ्यायचं का? सो देर इज नो डिफरंट रेंज काढतोय आपण सर. मागच्या ह्याच्यात पण तुम्ही ऑब्झर्व केलं होतं तर मॅक्सिमम आणि मिनिमम मधली रेंज काढली. आपल्याला तो रेंज बघायचा. ठीक आहे. We are not much bothered whether it is negative or positive. We are talking range. So आपल्याला absolute value, मी परत म्हणतो की we are looking only after the absolute value. So 8 आणि 6 या केस मध्ये absolute difference किती आहे दोघांमधला? 2 चा आहे. 6 आणि 4 या केस मध्ये absolute difference 2 आहे. So this is how we basically calculated for moving range for each of the value that we have taken as a sample, right? सो नेक्स्ट स्टेप आपल्याला काय सांगतो IMR चार्ट. आपल्याला IMR चार्ट सांगतो की सगळ्यात पहिले आपल्याला एक्स बार काढायचा आहे. एक्स बार म्हणजे काय, तर आपण या ज्या काय सगळ्या pH व्हॅल्यूज इथे लिहिलेल्या आहेत त्याचा ऍव्हरेज काढायचा आहे, म्हणजे एक्स बार काढायचा आहे. सो काय ऍव्हरेज येणार त्याचा, 4 + 8 + 6 अँड सो ऑन अप टू 7 डिवायडेड बाय 20. 20 का आलं तर मी 20 रीडिंग्स घेतल्यात म्हणून 20. So what is my x bar? Sum of all values divided by k. K is 20. So that is coming out to be 5.20. Next step आपल्याला सांगतं की मूविंग रेंजचा पण आपल्याला ऍव्हरेज घ्यायचा आहे, म्हणजेच काय MR बार काढायचा आहे. सो MR बार आपण कसा काढणार, सम ऑफ ऑल MR डिवायडेड बाय k-1. ओके, आता बऱ्याच वेळांना प्रश्न पडेल की हा k-1 का आला, तर नॅचरली k-1 येणार कारण पहिल्या रीडिंगला माझ्या मूविंग रेंजची व्हॅल्यूज नव्हती. उस रीडिंग के लिए मेरा मूविंग रेंज का वैल्यू नहीं था क्योंकि वो फर्स्ट था, उससे पहले कुछ था ही नहीं. सो जब मैं एवरेज निकालने वाला हूं तो एवरेज वो मैं 19 रीडिंग पे निकालने वाला हूं, ना कि 20 रीडिंग पे, क्योंकि पहले रीडिंग का मेरा मूविंग रेंज आया ही नहीं. सो मेरा MR बार क्या हुआ, सम ऑफ ऑल मूविंग रेंजेस डिवाइडेड बाय k-1. सो इस केस में 4 + 2 + 0 + 2 everything till 5 divided by 19. So that is why it is coming out to be 4.26. Correct? So हमने अभी IMR चार्ट के x बार कैलकुलेट किए और MR बार कैलकुलेट किए. अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है. सो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमको कंट्रोल चार्ट के लिमिट आइडेंटिफाई करने, दैट इज अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट. आपको पता है जब कभी भी हम कंट्रोल लिमिट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो कांस्टेंट आते हैं. सो ये है हमारा IMR कंट्रोल चार्ट के कांस्टेंट्स, जो कि आते हैं A2, D4, D3, E2 एंड बेस्ड अपॉन द n, दैट इज 2, 3, 4, 5. ये n क्या है, हम मूविंग रेंज कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली माय n. मतलब हमारे केस में अभी हम मूविंग रेंज कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, बाय कंपेयरिंग 2 ऑफ द रीडिंग्स. दैट्स व्हाई माय n इज बेसिकली 2. If I start comparing 3 of the reading, then n will be 3. तो अभी हम अभी हम मूविंग रेंज कैलकुलेट करते समय 2 रीडिंग्स ले रहे हैं, इसलिए my n is coming out to be 2. So in this case, my constant will be corresponding to this particular column of 2. So A2 is coming out to be 1.88, D4 is coming out to be 3.27, D3 is 0, E2 is 2.66. अभी हम देखेंगे कि फॉर्मूला क्या है, सो दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारे कंट्रोल लिमिट्स क्या आ रहे हैं. तो आई चार्ट मतलब इंडिविजुअल चार्ट का हम कंट्रोल लिमिट्स देखेंगे. फॉर्मूला हमको बताता है कि अपर कंट्रोल लिमिट इज इक्वल टू एक्स बार प्लस E2 मल्टीप्लाइड बाय MR बार. एक्स बार हमने कैलकुलेट किया, एक्स बार क्या था, सब जो pH वैल्यू थे उसका हमने एवरेज लिया था, दैट इज कमिंग आउट टू बी 5.20. और MR बार क्या था, जो हमने मूविंग रेंजेस निकाले थे उन सब का हमने एवरेज निकाला था, दैट इज कमिंग आउट टू बी 4.26. सिमिलरली हमारा कांस्टेंट क्या है, E2
for n is equal to 2, that is coming out to be 2.66. तो देखिए यहाँ पे x bar that is 5.25 plus E2 that is 2.66 multiplied by MR bar that is 4.26, that is coming out to be 16.59. So my upper control limit for individual chart is 16.59. Similarly, my lower control limit for individual chart is x bar minus E2 into MR. Now we know the value, just substitute the values in the formula. You will get the answer to be minus 6.09. One thing we need to remember, whenever the answer come out to be minus, हमारे लिए lower control limit we make it as a 0. ओके सो हमारा जो ग्राफ चार्ट प्लॉट होता है उसका जो x y वैल्यू होता है वो मिनिमम वैल्यू होता है 0. उसके नीचे अगर कैलकुलेशन बता रहा है तो वी मेक इट एज अ 0. जैसे कि यहाँ पे बता रहा है एक्चुअल वैल्यू आ रहा है माइनस 0.6. हम जब लोअर कंट्रोल लिमिट डिफाइन कर रहे हैं दैट इज गुड एज 0. करेक्ट. सो इंडिविजुअल चार्ट के लिए हमने फाइंड आउट किया अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट. अभी हम देखेंगे एमआर चार्ट मतलब मूविंग रेंज चार्ट के लिए अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट क्या होने चाहिए. फॉर्मूला बताता है अपर कंट्रोल लिमिट फॉर एमआर चार्ट इज इक्वल टू D4 मल्टीप्लाइड बाय एमआर बार. एमआर बार हमने कैलकुलेट किया है दैट इज 4.26. इसमें किया था हमने, देखिए एमआर बार इज 4.26 और हमारा जो कांस्टेंट है वो है D4. D4 अगर हम कांस्टेंट टेबल में देखेंगे तो आ रहा है 3.27. So 3.27 multiplied by 4.26, whatever is the value that will be coming out, and lower control limit is D3 multiplied by MR bar. Constant table में D3 का value 0 था, that's why my lower control limit for moving average chart is also coming out to be 0. Now I will try to plot the charts with respect to the figures that I have got. So आप देखोगे I chart, individual chart और MR chart, how it is basically looking like. So you can identify none of the point is basically going beyond upper control limit or lower control limit. That indicates there is no assignable cause as such in the system. क्योंकि upper control limit के ऊपर भी कोई point नहीं, lower भी नहीं है. Similarly, I am not observing 8 points in a row upper above the center line or below the center line. Similarly, I am not observing 6 points in a row increasing or decreasing. और दो रूल्स थे कि 2 सिग्मा और 1 सिग्मा में प्लस और माइनस 1 सिग्मा में 15 पॉइंट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं. सिमिलरली 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स आई एम नॉट फाइंडिंग इट इन द प्लस और माइनस 2 सिग्मा और माइनस 2 सिग्मा. राइट. सो इस केस में होमोजेनाइजेशन की करने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं करने की जरूरत? बिकॉज आई एम कंप्लीटली एबल टू अंडरस्टैंड कि कोई भी असाइनेबल कॉज नहीं है. And whatever readings are there, they are well within the upper control limit and lower control limit for both MR chart as well as I chart, right? So I hope you are clear with IMR chart. IMR chart क्या होता है फिर से quickly revise करेंगे. जहाँ पे भी नेचर ऑफ सैंपल एक से ज्यादा हम नहीं लेते वहां पे हम जनरली IMR चार्ट प्लॉट करते हैं. एक से ज्यादा क्यों नहीं ले पाते हम? क्योंकि प्रोसेस की डिमांड ही वैसे नहीं होती. जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा, ये केमिकल रिएक्टर है, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसका एक बार ही हम रीडिंग ले सकते हैं, बाद में वही रीडिंग रिपीट होने वाला है. बट विद इन डिफरेंट बैचेस वी कैन टेक द रीडिंग्स. लेकिन एक प्रोसेस के समय हम एक ही रीडिंग ले रहे हैं. सो उस समय हम IMR चार्ट प्लॉट करते हैं. जो कुछ भी रीडिंग हमने लिए हुए हैं बैच वाइज एक्सेट्रा, उसका हम मूविंग रेंज निकालेंगे. मूविंग रेंज निकालते समय जनरली दो मतलब करंट वन कंपेयर्ड विद द प्रीवियस वन, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालते हैं जब हम रेंज कैलकुलेट करते हैं. रेंज कैलकुलेट करने के बाद टिपिकल प्रोसेस जहां पे सबसे पहले हम x बार फाइंड आउट करते हैं. x बार इज बेसिकली एवरेज ऑफ ऑल द रीडिंग्स दैट वी हैव टेकन. देन MR बार हम फाइंड आउट करते हैं, हर एक मूविंग रेंज का एवरेज हम लेते हैं. और अगेन वी implement the formula for individual chart and MR chart for calculating the upper control limit and lower control limit. Once we identify the upper control limit, lower control limit, we plot this particular graph and understand कि कोई assignable cause है क्या. Assignable cause है क्या नहीं हम कैसे identify करते हैं? By following the simple rules कि कोई upper control limit या lower control limit के कोई point बाहर जा रहा है क्या नहीं. और as the other 5 rules जैसे कि कंटिन्यूअसली 7 पॉइंट्स सेंटर लाइन के ऊपर या नीचे नहीं है, कंटिन्यूअसली 6 पॉइंट्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड्स में नहीं है, 2 out of 3 consecutive points not going beyond 2 sigma limits or plus or minus 2 sigma limits, and 15 points are not falling within plus or minus 1 sigma limit.
सो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, सो दैट मीन्स देयर इज नो असाइनेबल कॉज एज सच। हाउएवर यहाँ पे भी अगर हमको कोई पॉइंट अगर एमआर चार्ट में दिखता कि अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल लिमिट के बाहर जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, बिकॉज दैट इज बिकॉज ऑफ द असाइनेबल कॉज, सो वी विल आइडेंटिफाई कि ये कौन से रीडिंग में से जा रहा है, देन विल ट्राई टू डू द होमोजेनाइजेशन इन द IMR चार्ट एज वेल। अगर आपको कुछ सवाल है IMR चार्ट का, सिमिलरली X बार R चार्ट का, सिमिलरली X बार S चार्ट का, विच आर द वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स, तो प्लीज पूछेगा, और एल्स वी कैन गो अहेड विद द नेक्स्ट सेट ऑफ द चार्ट्स। Roy sir, do you want to add something over here?